Okay, so let's dive into the concept, and the chapter name is Atoms and Molecules. Right. So let's dive into it without wasting our time. But you know what? Don't give up. Never give up. Always put your learning mode on because your mission is 95 plus. ठीक है? तो आपको डरना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है. बी पॉजिटिव. ठीक है? यू विल डेफिनेटली स्कोर वेल बिकॉज आई एम विद यू. राइट. सो तो करना क्या है? कर हर एग्जाम फतेह, नो मैटर व्हाट. चाहे ये पीटी हो, चाहे आपके फाइनल्स हो, आपको सब कुछ फतेह करना है विद पॉजिटिव एटीट्यूड. तो हम अब डाइव करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ एटम्स में और ये देखते हैं इसकी हिस्ट्री. राइट. सो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर राउंड अबाउट 500 बीसी में कुछ ना कुछ कह रहे थे एटम के बारे में. तो यहां महर्षि कन्नड़ आते हैं. राइट. महर्षि कन्नड़ आप देख सकते हैं इनकी. ही इज द इंडियन फिलोसफर. व्हाट ही सेड, उन्होंने भी एक एटम का कंसेप्ट दिया था. ठीक है. और हिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है. दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जिसको वो बोल रहे थे पदार्थ, कि अगर मैं पदार्थ को तोड़ता जाऊंगा देन वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. राइट. एंड अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे हम फर्दर उसे नहीं तोड़ पाएंगे और वो जो पार्टिकल बचेगा उसको उन्होंने बोला था परमाणु. ठीक है. जिसको आप लोग एटम्स जानते हो. बेसिकली ये कंसेप्ट आपको महर्षि कन्नड़ ने भी दिया था. उसको बस वो संस्कृत में वर्ड यूज कर रहे थे परमाणु. राइट. ओके. नाउ उसी समय जो था और भी फिलोसफर्स थे जिसमें थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस. ठीक है. आप इनकी देख सकते हैं फोटो. ही इज ल्यूसिपस एंड ही इज डेमोक्रिटस. इन्होंने भी क्या कंसेप्ट दिया? That if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be further divided, जो महर्षि कन्नड़ बोल रहे थे. तो डेमोक्रेटस ने उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एटम नाम दिया और यहीं से हम ये कहते हैं कि द वर्ड एटम वाज डिराइव्ड फ्रॉम एटमॉस गिवन बाय डेमोक्रेटस. राइट. सो ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन. कोई इस पे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, केवल वो फिलॉसफी थी. राइट. बस वो आइडिया लगा रहे थे क्या क्या हो सकता है. तो राउंड अबाउट 18 सेंचुरी में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया हमारे पास. लेट्स मूव. तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो लॉज थे जो कि दिए गए इन दो साइंटिस्ट के द्वारा, एंटोनी एल लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, जिन्होंने फाउंडेशन रखी केमिकल साइंस की. तो इनके जो दोनों लॉज हैं इन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. राइट. इनके नाम याद रखने स्पेलिंग के साथ. अब वन बाय वन लॉ को देखते हैं. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लेवोजियर ने दिया था वो ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है. यानी कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसे खत्म कर सकते हैं. तो ये हमारी एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है जहां पे हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया है. ठीक है. उस कोनिकल फ्लास्क में एक कॉर्क है और थ्रेड के थ्रू हमने एक टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन एक्स डाल रखा है. कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन वाई है. जब मैं इसे टिल्ट करूंगा तो हम क्या देखेंगे कि कुछ फिजिकल अपीयरेंस होगी, कलर चेंज होगा सपोज, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. राइट. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि C प्लस O2 मिलके CO2 बना रहा है. तो ये जो मेरे लेफ्ट साइड में है इन्हें मैं बोलता हूं रिएक्टेंट्स. क्या बोलता हूं? रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट कर रहे हैं. और जो राइट साइड में है वो है मेरे प्रोडक्ट्स. ठीक. अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लूं और 32 ग्राम ऑक्सीजन लूं तो इनको जोड़ के बनता है 44 ग्राम्स. यानी टोटल मास बिफोर द रिएक्शन एंड टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन इज इक्वल. यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. तो इस डायग्राम में अगर आप देखें जो हमारे पीछे था
कि भाई मैंने टिल्ट कर दिया पर तब भी उसमें क्या हुआ, उसमें कोई भी मास का चेंज नहीं आएगा। तो मैं जब उसे बिफोर द रिएक्शन देखूंगा और आफ्टर द रिएक्शन देखूंगा, नो चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड। सो लेट्स dive in another concept. Now let us see law of constant proportion जो दिया था लेवोजियर एंड जोसेफ प्राउस दोनों ने मिलके। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि भाई इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो बाय मास। क्या मतलब हुआ, जैसे ही वाटर है, इसका केमिकल फॉर्मूला H2O, यानी मास के हिसाब से 2 AMU एंड 16 AMU। ठीक, तो इसका अगर सिंपलेस्ट रेशियो लिखोगे 1:8। क्या मतलब है कि पानी का सोर्स चाहे कुछ भी हो, पानी का सोर्स कुछ भी हो, चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे डिस्टिल्ड वाटर हो, चाहे वेल वाटर हो, चाहे ओशन वाटर हो, आई एम नॉट गोइंग इन द इम्प्योरिटीज, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास वो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो 1:8 ही आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो वाटर नहीं है, कुछ और हो सकता है। लाइक इन केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का एटॉमिक मास है 14 और हाइड्रोजन के 3 एटम यानी बना 3, तो 14:3 सिंपलेस्ट रेशियो है। तो 14:3 इसका सिंपलेस्ट रेशियो है। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है, तो 16 इंटू 2 इज 32, सिंपलेस्ट रेशियो इज 3:8। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, उसमें एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तो उनका रेशियो या डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है with respect to mass. Now let us take the NCERT in-text question. In a reaction 5.3 gram of sodium carbonate, ठीक है, react with 6 gram of ethanoic acid, तो यानी ये दोनों जो है मेरे रिएक्टेंट हैं। The products are 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoate। तो ये बड़े बड़े नाम है, इनसे डरना नहीं है, क्योंकि हमें भी इसके केमिकल फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना है, केवल मास को हम वेरीफाई कर रहे हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट को जोड़ दिया 5.3, 6 ग्राम, ठीक है, तो ये टोटल आ रहा है 11.3 ग्राम। अब मास ऑफ प्रोडक्ट था 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट। तो जब मैं इसको सम अप करूंगा तो मुझे अगेन 11.3 मिलने वाला है। दैट मींस मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, हैज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाइड। वो यही तो कहता है कि भाई मास ऑफ द रिएक्टेंट हमेशा इक्वल होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट का, मास में चेंज नहीं आएगा, राइट, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं डाल्टन, और डाल्टन ने 1808 में एक एटॉमिक थ्योरी दी, राइट, और ये जो इनकी थ्योरीज थी, ये इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से ही निकाली थी। तो जरा डाल्टन के बारे में पढ़ते हैं कि डाल्टन जो थे वो एक पुअर वीवर फैमिली में हुए इंग्लैंड में। उन्होंने अपना कैरियर जो था टीचर के रूप में शुरू किया। एट द एज ऑफ 12, 7 years later he became a school principal, right? तो एट द एज ऑफ 12 वो टीचर के रूप में, वेरी सरप्राइजिंग, राइट। तो खैर एटॉमिक थ्योरी जो है वो डाल्टन ने दी 1808 में। नाउ डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? Let us see one by one. We have 6 postulates. So according to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, compound or mixture, is composed of small particles. और उन पार्टिकल को उसने नाम दिया था एटम, जो कि डिराइव किया था, कॉइन कैसे किया था, डेमोक्रेटस ने। तो ये ध्यान रखना कि वर्ड एटम डाल्टन ने नहीं दिया है, डेमोक्रेटस ने दिया है। So this postulate was stated as follows कि भाई all matter is made up of tiny particles called atom। तो ये पहला postulate है कि मैटर जो है वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बनता है, जिनको हम बोलते हैं एटम। Now let us move to second. तो according to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, compound or a mixture, is composed of small particles and atoms. And this postulate of this theory be stated as atoms are indivisible। तो जो फर्स्ट में देखा कि मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिन्हें वो एटम कह रहा है, आगे उन्होंने कहा कि भाई एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज द सेकेंड postulate. Let us move to third. Now this is important one कि
एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है सपोज सोडियम, तो उसके जो एटम होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। भाई आइडेंटिकल इन विच फॉर्म? उसके मास में, यानी उनका मास सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। क्या मतलब है कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि मेरे पास सोडियम है और सोडियम छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, ठीक है, सपोज ये मैंने थोड़े से एटम बना दिए हैं, तो इनके जो हर एक एटम है उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, राइट? अब यहां पे ये वायलेशन हुआ, आगे जाके उसको हम देखेंगे। लेट अस सी द फोर्थ वन, दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लाइक मेरे पे सोडियम है, मेरे पे कैल्शियम है, तो इनके जो एटम्स होंगे, सपोज सोडियम के एटम है ये जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, और कैल्शियम के एटम हैं जो मैं आपको ब्लैक से दिखा रहा हूं, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो वो यही कह रहा था कि भाई डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इन व्हाट फॉर्म? डिफरेंट इन मास, डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पे भी वायलेशन आया जो हम देखेंगे आइसोबार्स की फॉर्म में, ठीक है, आगे देखेंगे, अभी नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ डाल्टन्स को स्टडी कर रहे हैं। फिफ्थ पॉस्टुलेट था कि एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो वो होल नंबर में कंबाइन होते हैं, फ्रैक्शन में कभी नहीं कंबाइन होते, राइट? सो एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड. Now, let us see the sixth one. The relative number and kind of atoms are constant in a given compound, like H2O. ये फिक्स होगा कि अगर ये वाटर है तो हमेशा इस केस में टू एटम्स जो हैं, टू एटम्स हाइड्रोजन के होंगे, और वन एटम जो है वो किसका होगा? ऑक्सीजन का। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज ऑक्सीजन. Let us see the question. Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? तो इनमें से कौन सा है? Atoms of different elements have different mass and chemical properties. Atoms are indivisible particles which cannot be created nor destroyed in a chemical reaction. या the relative number and kind of atoms are constant in a given compound, or the atoms in a ratio of small whole numbers to form a compound. So give me your answer. Okay, let us check the answer now. So the answer is B. Why? Because atoms are indivisible particles which cannot be created nor destroyed. भाई यही तो कह रहा था law of conservation of mass कि before and after the reaction the total mass remain conserved, right? So I hope this is clear. तो ये law of conservation of mass डाल्टन के इस वाले postulate पे मिलता है. Now let us see कि भाई which postulate of Dalton atomic theory can explain the law of definite proportion. ठीक है, we have four options. Just pause the video and try to figure it out which one is the answer. So let us check the answer now. So the answer is C, that the relative number and kind of atoms are constant in a given compound. यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन फिक्स होता है, यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, राइट? ये भी हो सकता था कि एटम्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड, बट मोर एप्रोप्रिएट है ये, दोनों हो सकते हैं वैसे, पर इफ यू आर गोइंग विद मोर एप्रोप्रिएट आई विल गो विद सी. नाउ लेट अस सी द लिमिटेशंस. जब डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी तो उसके बाद में काफी सारी लिमिटेशंस हुई. जैसे पहला, डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है वो डिवाइड नहीं होता है ना, पर बाद में हमने देखा एटम इज डिविजिबल, राइट? तो जब भी आपसे पूछेगा भाई स्टेट डाल्टन्स लिमिटेशंस, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम इज इनडिविजिबल, बट नाउ वी नो दैट वी कैन डिवाइड एटम, एटम इज डिविजिबल नाउ. सेकेंड जो था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन व्हाट ही सेड,
दैट सिमिलर एटम जो हैं या सिमिलर जो है एलिमेंट, है ना, सिमिलर एलिमेंट का जो मास ऑफ एटम होता है, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा कैसी होती है, सेम होती हैं। अब इसका वायलेशन था आइसोटोप्स। कैसे भाई? आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो सेम एलिमेंट जिनके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। जैसे हाइड्रोजन 3 फॉर्म में मिलता है मुझे, ठीक है, तो इनके मासेस अलग है, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। तो उसके हिसाब से, डाल्टन के हिसाब से तो इनकी मासेस सेम होने चाहिए थे, पर यहाँ पे मासेस अलग अलग हैं, पर इनकी तो यही वायलेशन था आइसोटोप्स। नेक्स्ट है आइसोबार्स। भाई डाल्टन ने क्या कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, पर अगर आप आर्गन और कैल्शियम को देखोगे, ठीक है, आर्गन और कैल्शियम को देखोगे, इसमें जरा थोड़ा सा एरर हो गई, इसको सही कर देते हैं। तो इसका जो मास है वो है 20 और कैल्शियम की भी मास 40 है, इसका भी 40 है, नॉट 20। तो और यहां पे अगर आप देखो तो इनका एटॉमिक नंबर भी पढ़ा नहीं है। तो व्हाट वी से दैट आइसोबार्स आर दोज डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास, राइट। तो ये 3 तो है ही। चौथा आप ये कह सकते हो, चौथा हम क्या कर सकते हैं, एलोट्रॉपी। क्या होती है भैया एलोट्रॉपी? जब सेम एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में मिलता है, लाइक कार्बन की 2 फॉर्म है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, राइट। सो दीज आर द फॉर्म ऑफ कार्बन, पर डाल्टन को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जब भी वो लिमिटेशन पूछे, पहले आपको स्टेट करना है कि डाल्टन की थ्योरी क्या थी, और फिर आप स्टेट करना कि उसकी लिमिटेशन क्या थी, एंड ट्राई टू राइट इट इन पॉइंट्स, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम आते हैं कि भाई एटम क्या है। तो एटम है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे वो एटम कह रहा है। अब एटम जो है बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और सोचो कि अगर मोर देन अ मिलियन, आई एम सेइंग मोर देन अ मिलियन ऑफ एटम्स अगर मैं एक के ऊपर एक रख दूं, ठीक है, तो वो बेयरली पता है कितने मोटे होंगे। कैन यू इमेजिन? If atom is so small, why chemistry teacher is teaching about them, isn't it? Many of you ask me कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो सर आप, है ना? Isn't it amazing कि भाई this is because our entire world is made up of atom. मैं आप पूरी यूनिवर्स एटम से मिलकर बनी है। We may not be able to see them, but they are there. आप उसे देख नहीं सकते, तो ऐसा थोड़ा है जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है, होता है ना। तो ये देखो, उसके बाद भाई डाल्टन ने ही कहा, सबसे पहले डाल्टन ही था फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कहा भाई एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उसने कहा चलो सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है, सिंबल्स यूज करते हैं। तो इसने कुछ 12 सिंबल्स दिए थे, जिसमें एक सर्किल होता था और उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते थे, है ना। जैसे हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी। पर आगे जाके हमें लगा कि भाई ये बड़े डिफिकल्ट हैं याद करने में, है ना। तो हमारी रेस्क्यू के लिए कौन आया पता है? ब्राजीलियस। उन्होंने ही कहा, ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने कहा कि सिंबल्स जो है एलिमेंट्स के, क्यों ना वो हम 1 और 2 लेटर्स के ले लें, है ना। क्योंकि भाई ये स्ट्रक्चर जो डाल्टन दे रहे हैं वो तो बड़े मुश्किल से है। तो देखो ब्राजीलियस कितने स्मार्ट हैं, और उन्होंने स्मार्टली वर्क किया कि उन्होंने सजेस्ट किया व्हाई डोंट वी यूज सिंबल्स। तो एटॉमिक सिंबल क्या थे? ब्राजीलियस ने कहा कि सिंबल्स जो हैं एलिमेंट के, वो एक या एक से ज्यादा लेटर के लिए जा सकते हैं। तो इन द बिगनिंग हमने जो डिराइव किए, तो कहां पे वो मौजूद थे, यानी कहां पे वो एलिमेंट मिलता था।
सो वेयर दे आर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, वहीं पे हमने उसका नाम रख दिया। जैसे देखो कॉपर, कॉपर एक एलिमेंट है जो सिप्रस में मिलता था, तो उसको वहीं से डिराइव किया इन्होंने, ठीक है। तो ये कॉपर जो है उसका कहाँ से ओरिजिन था, वहीं से उसका नाम पड़ गया। ब्राजीलियंस ने सजेस्ट किया क्यों ना हम स्पेसिफिक कलर से ले लें, है ना। पहला तो था कि मिला कहाँ, कलर से ले लें। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम, तो ऑरम का मतलब येलो, तो हमने देखा गोल्ड जो है येलो कलर का होता है। तो स्पेसिफिक कलर बेस्ड भी थे, राइट। सिंबल इसका था AU। नाउ अब जो है IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो ये अप्रूव करती है कि किसी भी चीज का क्या नाम होगा। तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। पहला रूल था कि फर्स्ट लेटर लो या फर्स्ट 2 लेटर लो, पर जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा अपर केस यानी कैपिटल लेटर में होगा, और जो सेकंड लेटर होगा वो लोअर केस में होगा। जैसे H फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। अब H से तो हीलियम भी था, है ना, तो उसमें हमने पहला कैप्स में और दूसरा स्मॉलर अपर केस में और ये लोअर केस में। एल्यूमिनियम फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिए AL, तो जो देखो इसमें A अपर केस में है पर L लोअर केस में है। अगर आप दोनों को अपर केस में कर दोगे देन इट विल बी रॉन्ग। कोबाल्ट इज रिटन एज कैपिटल C स्मॉल o, नॉट कैपिटल C कैपिटल O, राइट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे केयरलेस मिस्टेक हो जाती है। अब एटॉमिक सिंबल्स जो थे वो कुछ लैटिन वर्ड या जर्मन या ग्रीक से लिए गए, ठीक है। जैसे हमारी एनसीईआरटी में 3 गिवन है कि आयरन जो था जिसका सिंबल Fe है, इसको लैटिन नेम फेरम, FERRUM, इसके जो स्पेलिंग है वो इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए तो आप स्पेलिंग गलत मत करना। सोडियम कैपिटल N स्मॉल a, ये है नेट्रियम, NATRIUM। पोटेशियम K कैपिटल के, केलियम, केलियम से आया। सो देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक सिंबल। मर्क्यूरी जो थर्मामीटर में यूज होता है उसे बोलते हैं हाइड्रेगायरम, राइट, क्लियर, ओके। अब हमारी एनसीईआरटी में 3.1 सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं जो हमें पता होने चाहिए, और आपने ये याद भी कर रखे हैं। सो आई एम नॉट wasting my time to summarize them. We already know. Now IUPAC is taking care of it. अब हम आते हैं एटॉमिक मास। तो हुआ क्या, जो एटम का मास है, भाई मास को आप ग्राम में ही तो कैलकुलेट करोगे। अब ग्राम या मिलीग्राम इतनी छोटी यूनिट थी, मतलब इतनी यूनिट बड़ी थी, जिसमें मैं एटम जो बहुत छोटा होता है, जो मुझे दिखता भी नहीं है, शायद मैं उसे इमेजिन भी ना कर पाऊं, उसका मास कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल था। तो मास ऑफ एन एटम को हमने एक्सप्रेस करने की सोची, यानी एब्सोल्यूट मास तो हम निकाल ही नहीं पाए। एब्सोल्यूट मास जो था वो एटम का निकल ही नहीं पाया। क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि वो इतना छोटा था कि उसको कैलकुलेट करना मुश्किल था। तो हमने जो मेथड निकाला वो था रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC, जो एटॉमिक मास यूनिट है जिसे AMU बोलते हैं, nowadays we are using U, that is यूनिफाइड मास। कौन सा मास है? यूनिफाइड मास। तो इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो 1 AMU या U है क्या? तो कार्बन जो मैंने अपना स्टैंडर्ड लिया, कार्बन 12, सपोज इसके 12 यूनिट्स थे, एग्जैक्टली 12 यूनिट आ रहे थे, तो मैंने उसका एक पार्ट, जैसे मेरा पिज्जा है, पिज्जा के मैंने 12 पार्ट्स किए, ठीक है। और उस 12 पार्ट में जो 1 पार्ट था वो मेरा क्या है? 1/12 पार्ट। तो दिस इज द 1/12 पार्ट ऑफ दिस पिज्जा। अगर मैं इसको कार्बन 12 मान लूं, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली 12 यूनिट आ रहा था, तो ये क्या है? 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, इजंट इट? इसी को मैं AMU या आज की तारीख में यूनिफाइड मास बोलता हूं, राइट। सो व्हाट इज AMU or 1 AMU? Okay, so it is 1/12 the mass of one atom of कार्बन 12। तो कार्बन 12 लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि दो टाइप के कार्बन हमें नेचर में मिलते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ओके, तो हम लेते हैं कार्बन 12 को अपना स्टैंडर्ड, राइट।
तो इसको हम इमेजिन करते हैं कि एक फ्रूट वेंडर है, ठीक है, और उस पे है एक वाटरमेलन, राइट। क्या है उस पे? वाटरमेलन है। उस वाटरमेलन के उसने 12 इक्वल पार्ट किए और उसमें से एक पार्ट यानी 1/12 पार्ट लिया। ये 1/12 पार्ट हो गया ना इस वाटरमेलन का, उसको उसने एक बीम बैलेंस पे रखा। और दूसरी तरफ वो एप्पल को मेजर कर रहा है, तो उसने क्या देखा कि एक पीस जो है वाटरमेलन का, उसमें 2 एप्पल्स या 4 एप्पल्स या 5 एप्पल्स कितने भी आ सकते हैं। तो ये एक रिलेटिव तरीका था जिससे मैं मेजर कर सकता था। तो जो भी मेरा एटॉमिक मास है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है विद रिस्पेक्ट टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। आई होप कि आपको कुछ आइडिया लगा होगा। नाउ हमारी बुक में 3.2 में कुछ मासेस दिए हुए हैं जो रिलेटिव एटॉमिक मास हैं, जैसे हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन फ्रैक्शन में आता है 35.5। इसको डिस्कस करेंगे कि एवरेज क्यों है ये, एंड कैल्शियम इज 40। इसके अलावा आपको आयरन भी पता होना चाहिए विच इज इक्वल टू 56। तो ये कॉमन है जो आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूल पे। तो बेसिकली जब हम एटम को स्टडी कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि भाई कुछ एटम जो हैं वो फ्रीली मिल भी जाते हैं और कुछ एटम नहीं मिलते। जैसे ये कैल्शियम है, राइट। इस कैल्शियम को मैंने तोड़ना शुरू किया तो जो एक पार्टिकल बचा जिसे मैं एटम बोल रहा था, जब मैंने उसे अकेले में छोड़ा तो भाई वो अकेला मिल गया। पर अगर मैं हाइड्रोजन लेता तो मुझे हाइड्रोजन कभी भी नेचर में अकेली नहीं मिली, वो मिली 2 एटम्स एक साथ, क्लोरीन 2 एटम्स एक साथ, फास्फोरस 4 एटम एक साथ, सल्फर 8 एटम एक साथ। यानी हमने कहा भाई एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। तो मॉलिक्यूल एक एडवांस डेफिनेशन निकल के आई कि भाई मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल इज जनरली अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। जैसे मैंने यहां पे देखा 2 एटम्स का ग्रुप है, 4 एटम्स का ग्रुप है, 8 एटम्स का ग्रुप है, जो हेल्ड टुगेदर हैं बाय एट्रैक्टिव फोर्स। अब देखो ये मैंने बॉन्ड जो बना रखा है इसमें कुछ स्ट्रक्चर डेफिनेट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये एक एक मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल को डिफाइन कैसे करेंगे कि भाई मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, राइट। तो मॉलिक्यूल जो है मैंने कहा जी 2 टाइप का है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कैसे पता चलेगा जी? जो सिमिलर एटम से बना हो। जैसे क्लोरीन के 2 एटम कंबाइन करके 2 क्लोरीन बन गया। अब इसमें अगर मैं डिफरेंट एटम कंबाइन कर रहा हूं, अगर मैं डिफरेंट एटम को कंबाइन कर रहा हूं, जैसे H 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, राइट। चलो इसको आगे देखते हैं। तो यहां पे देखो कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हमने क्या कहा कि सेम एलिमेंट से बनता है। देखो ये भी O है, ये भी O है, कलर से आइडेंटिफाई करो। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है? जहां पे ये तो ऑक्सीजन है और ये 2 एटम्स अलग है हाइड्रोजन के, तो जहां पे भी डिफरेंट एटम्स हो वो तो है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और जहां पे सिमिलर एटम हो वो है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, राइट। आई होप इट इज क्लियर एंड गिवन सम क्लैरिटी। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को और अगर डिटेल में पढ़ना चाहें कि भाई मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है क्या, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट वो है जिसमें सेम टाइप के एटम होते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम एटसेट्रा। ये केवल एक ही एटम होता है इसमें। और ऐसे जिसमें वो एलिमेंट जिसमें केवल एक ही एटम मुझे मिल सकता है वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो है वो एक एडवांस डेफिनेशन है, क्योंकि एटम जो था वो स्पेसिफिक था ही नहीं कि भाई एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो मॉलिक्यूल एक निकल के आई। तो मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि केवल एक ही एटम से मिलके बने होते हैं। तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं आपकी, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, है ना, या इनर्ट गैस कह लो, इनर्ट गैसेस जो हैं
जिसमें हीलियम भी आता है, आपका आर्गन भी आता है, ठीक है। ये वो है जो नेचर में हमें मिलती हैं, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलती, फ्रीली स्टेट में मिलती हैं। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो कि दो एटम्स के साथ रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2, देखो ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, पर ये मुझे किस फॉर्म में मिल रहा है, टू एटम्स एक साथ मिल रहे हैं, तो मैं इसे बोल दूंगा भाई ये डाई एटॉमिक है। देखो डाई एटॉमिक, ठीक है। तो यहां पे एक कंसेप्ट और देखना पड़ेगा कि भाई एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी वो कहता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 2, तो अगर 2 एटम्स टोटल हैं तो ये हो जाएगा डाई एटॉमिक, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो सकता है वो 3 एटम से बना हो, अभी मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूं, यानी सिमिलर एटम है O3, तो ऐसे को बोलते हैं ट्राइएटॉमिक, और इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 3, ठीक है। पर ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। यहां पे फिर से देखते हैं कि भाई नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी, राइट। तो अभी तक हमने देखा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो इनकी एटॉमिसिटी निकालने के लिए आपकी आ सकती है। आर्गन हमारा नोबेल गैस है तो मोनो एटॉमिक है यानी 1, हीलियम मोनो एटॉमिक है 1, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में मिलता है तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 2, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में मिलता है, इसकी एटॉमिसिटी होगी 2, नाइट्रोजन N2 एटॉमिसिटी 2, क्लोरीन Cl2 कितने एटम है 2, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में मिलता है, तो ये हो गया टेट्रा एटॉमिक, ठीक है 4, और सल्फर जो कि है S8, तो 4 से ज्यादा अगर एटम है ना, अगर 4 से ज्यादा एटम है तो वो हो जाता है पॉली एटॉमिक। क्या हो जाता है, पॉली एटॉमिक, राइट। सो व्हाट इज एटॉमिसिटी, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हो सकता है वो मॉलिक्यूल कंपाउंड का होता, जैसे CO2, तो यहाँ पे 1 atom of carbon and 2 atom of oxygen, to total atomicity is 3. Let us take another example, H2SO4. So let us see 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. Add karo 4, 5, 6, 7. So atomicity is 7. Right? I hope you got some clarity. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की तरफ चलते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, जब हमने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो वो क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे वाटर, जैसे वाटर, ठीक है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, अगर इसका रेशियो बाय मास लिया जाए तो 2/16, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1:8 रेशियो बाय मास। इसी तरीके से अमोनिया जो हमने देखा था NH3, इसका रेशियो है 14:3, देन CO2 इसका रेशियो है 3:8। तो ये रेशियो मुझे ये बता रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में 3 ग्राम कार्बन अगर ले रहा हूं तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगी, है ना, राइट। तो नाउ लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल जो है वो कुछ इस टाइप का है कि हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और ये बना रहा है वाटर। यहां हमें ये दिया हुआ है कि वाटर का रेशियो जो है 1:8 है। तो ये 1:8 मुझे ये बता रहा है, रेशियो मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं 1 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेता हूं तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और ये 9 ग्राम वाटर बना देगा, ठीक है। इस रेशियो से मुझे पता चल गया। अब सपोज क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मेरे पे सपोज 10 ग्राम मैंने हाइड्रोजन लिया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि सर कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और कितना वाटर बनेगा, राइट। तो यहां आपको क्या देखना है कि इस हाइड्रोजन को मैंने कितने टाइम्स इंक्रीज किया है। सो यू कैन सी ओवर हियर आई हैव इंक्रीज्ड इट 10 टाइम्स, राइट। तो उतना ही इंक्रीज मुझे इस 8 ग्राम में भी करना है। So it will become 80 grams. So how much oxygen is consumed when I am taking 10 gram of hydrogen
इट विल कंज्यूम 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये 80 ग्राम जो मैंने निकाला वो कहां से निकाला? इस रेशियो से। तो इसमें कौन सा लॉ लगा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर भाई एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और दूसरा रिएक्टेंट पूछ रहा हूं, ठीक है, तो उसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से ही निकालूंगा। अब वो वेरी इजी है, आप अगर से पूछ रहा है वाटर कितना है तो आप 80 प्लस 10 कर दो 90 ग्राम, और ये हमने कैसे निकाला? बाय एडिंग द रिएक्टेंट। तो ये इसमें कौन सा लॉ लगा दिया जी मैंने? बहुत आसान है सर, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स पता होने चाहिए। ओके, चलो उन्हें देखते हैं। So let us take what are the steps. So step number 1, find the reactant and product. Find the reactants and product. जैसे इस केस में मेरे को पता था कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और बना रहा है वाटर। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट। जैसे इस केस में वाटर है और ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, जैसे यहां पे 1:8 दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या है? इसकी एनालिसिस ये है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा? इनको टोटल कर दो, 9 ग्राम। स्टेप 3 में आपको ये देखना है कि इसको कितने टाइम्स इंक्रीज किया गया है। सपोज इसे मैंने किया था 10, तो हमने क्या देखा कि इसे 10 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो जितना इंक्रीज इसमें है उतना ही इंक्रीज दूसरे वाले में भी करना है। ठीक है, राइट। तो ये किस लॉ से आएगा? जब भी आप रेशियो यूज करोगे तो ये आएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। फिर आप ऐड कर देना, देन दिस इज कमिंग बाय लॉ ऑफ किससे? कंजर्वेशन ऑफ मास। सो आई होप up till now it is very clear, and you know what, in just 37 or 38 minutes we have revised the complete chapter, isn't it?